हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स कूलम्स लॉ के डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है टू सेव टाइम। क्वेश्चन इज 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर अप टू 100 सेंटीमीटर. The charges on the particles are 1 into 10 raised power minus 8 coulomb, 8 into 10 raised power minus 8 coulomb up to 1000 into 10 raised power minus 8 coulomb respectively. Find the magnitude of the electric force acting on a charge of 1 coulomb placed at the origin and this is the answer. ठीक है, हम इसको इलस्ट्रेट करना शुरू करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है ये सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इस एक्स एक्सिस पर ये जो हमारा पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। ये जो पॉइंट होगा इसको हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का पॉइंट है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर का पॉइंट है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि तुम्हें आसानी से नजर आए। ये कौन सा पॉइंट हो गया? ये 20 सेंटीमीटर का पॉइंट हो गया। ये हमारा पॉइंट होगा कितने का? 30 सेंटीमीटर का पॉइंट होगा। और बीच का ये हिस्सा मैं मिटा देता हूँ ताकि हमें सारे चार्जेस ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े और हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएँ। ये कितने का पॉइंट हो गया? ये 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन टू 100 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा कि यहाँ चार्जेस रखे हुए हैं 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8। तो हम चार्जेस को यहाँ प्लेस करना शुरू करते हैं। यहाँ जो चार्ज इन्होंने रखा है दिस इज 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज है। यहाँ कितने का चार्ज है? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज है। यहाँ 27 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज है। और यहाँ कितने का? 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम का चार्ज है। ठीक है, ये सारे चार्जेस कूलम में हैं। और यहाँ हमने एक चार्ज प्लेस कर रखा है। ये चार्ज कितने का है? ये 1 कूलम का चार्ज है। और इस 1 कूलम के चार्ज पर ये सारे चार्जेस मिलके जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर हम किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास तरीका है कूलम्स लॉ का एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इस 1 कूलम के चार्ज पर ये सारे चार्जेस जो इंडिविजुअली फोर्स एक्सर्ट करेंगे उन सब का वेक्टर सम इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस 1 कूलम चार्ज। अब देखो, 1 कूलम का जो चार्ज होगा वो इस पर इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा। सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये इसको रिपेल करेगा। बाकी दूसरा जो 8 कूलम का चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा। 27 कूलम का चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा। इस तरह से सारे चार्जेस इसको रिपेल करेंगे। और इस तरह से इस 1 कूलम के चार्ज पर इन 10 चार्जेस की वजह से टोटल 10 फोर्सेज काम करेंगे, 10 रिपल्सन्स काम करेंगे। और ये सारे रिपल्सन सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अगर ये सारे रिपल्सन सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनको ऐड करने का हमारा तरीका होगा, हम इनके मैग्नीट्यूड्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सारे चार्जेस सेम डायरेक्शन में हैं, उनके बीच में वो 0 एंगल है एंड ये सारे पैरेलल हैं। ठीक है, तो कुल मिला के काम यही करना होगा कि ये चार्जेस इंडिविजुअली कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं ये कैलकुलेट करेंगे और इन सारे चार्जेस की वजह से इस पर जो फोर्सेज इंडिविजुअली काम करते हैं उन सब का वेक्टर सम करना है। और यहाँ चूंकि सारे सेम डायरेक्शन में है तो उनका हम सिंपल सम करेंगे, उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट द नेट फोर्स। ठीक है, राइट। तो इस पर जो नेट फोर्स काम करेगा वो कितना होगा? दैट इज नेट फोर्स ऑन चार्ज of 1 coulomb at origin, charge of 1 coulomb at the origin पर का जो चार्ज है वो उस पर कितना फोर्स काम करेगा, कितना नेट फोर्स काम करेगा। हमारे हिसाब से F जो इस पर काम करेगा वो पहले चार्ज की वजह से फोर्स हो गया, दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स हो गया, इंडिविजुअल फोर्सेज, और बाकी के जितने भी चार्जेस हैं उन सारे चार्जेस की वजह से फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। पहला चार्ज इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, दूसरा एक्सर्ट करेगा, तीसरा एक्सर्ट करेगा, इन सब के इंडिविजुअल फोर्सेज होंगे और उन सारे इंडिविजुअल फोर्सेज का सिंपल सम इस पर काम करने वाला नेट फोर्स हमें देगा क्योंकि ये सारे फोर्सेज सेम डायरेक्शन में है। इस 1 कूलम के चार्ज को बाकी सारे चार्जेस रिपेल करते हैं। अब देखो, जब हम इंडिविजुअल फोर्सेज की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और इसकी दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, जिसको 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं का स्क्वायर।
प्लस अगला जो चार्ज होगा वो 8 इंटू 10⁻⁸ कूलम हो गया, और इसकी जो दूरी है वो 20 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह से तीसरा जो चार्ज होगा वो 27 इंटू 10⁻⁸ हो गया, होल डिवाइडेड बाई कितना 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो गया। एंड जो आखिरी चार्ज होगा उसकी वजह से इस पर जो फोर्स काम करेगा वो 1000 इंटू 10⁻⁸ कूलम्ब डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर होगा। ये सारे फोर्सेज इस पर इतने काम करेंगे। ठीक है, मैंने सारे फोर्सेज की इंडिविजुअल सारे चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेज लिख दिए, और इन सारे इंडिविजुअल फोर्सेज का सिंपल सम हमें नेट फोर्स ऑन एक कूलम चार्ज देगा, क्योंकि ये सारे फोर्सेज सेम डायरेक्शन में हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। इसको हम 1/4πε0 को 9 इंटू 10⁹ लिखेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करने पर तुम्हें ये मिलेगा कि यहाँ 1 इंटू 10⁻⁸ है, नीचे से यहाँ एक -1 कैंसिल होगा तो 10⁻⁻1, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2, ऊपर के -8 से 8 कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻6। फैक्टर यहाँ भी वही होगा, बस ये होगा कि ये 8 है और ये 2 का स्क्वायर है, तो 8/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 होगा। प्लस यहाँ क्या होगा 27 इंटू 10⁻⁸ और ये 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ से 10 कॉमन लेके 10⁻⁻2 होगा, जिसको इसमें से कैंसिल करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁻6। और इसी तरह से आखिरी जो चार्ज होगा उसके लिए अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻6 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसमें से 9 इंटू 10⁹ यहाँ सबके लिए कॉमन है, इंटू 10⁻⁻6 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू कहाँ तक 10 होगा। ठीक है, और 1 से लेकर के 10 तक का सम 55 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा सम होगा वो 55 होगा। तो 9 इंटू 10⁻3 इंटू 55 एंड दिस इज इक्वल टू 495 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर इसके फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन के बराबर काम करेगा। ठीक है, सो फाइनल द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज इक्वल टू 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। एक कूलम का चार्ज यहाँ रखा है, बाकी के 10 चार्जेज जिस तरह से अरेंज हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इनके मैग्नीट्यूड्स ये हैं। ठीक है, ये सारे चार्जेज इस एक कूलम के चार्ज को रिपेल करेंगे। अगर ये सारे चार्जेज इस एक कूलम के चार्ज को रिपेल करते हैं तो इन सबके फोर्सेस सेम डायरेक्शन में काम करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से इस पर जो नेट फोर्स काम करेगा वो इनके इंडिविजुअल फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। लेकिन अगर ये सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं तो नेट फोर्स इन सब का सिंपल सम हो जाएगा। इनके मैग्नीट्यूड्स ऐड करेंगे तो इस पर नेट फोर्स मिल जाएगा। इसका मतलब कि नेट फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 कूलम एट द ओरिजिन इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज ड्यू टू ऑल दीज 10 चार्जेज। इन सारे 10 चार्जेस के फोर्सेज के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, क्योंकि ये सारे सेम डायरेक्शन में हैं। मैंने सबकी वैल्यू लिखी, 1/4πε0 सबके लिए कॉमन है, उनके चार्ज और डिस्टेंस की वैल्यू जिसमें सब्स्टिट्यूट की, इसको सिंप्लीफाई कर दिया एंड सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर कम्स आउट टू बी 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन। ये सुपरपोजिशन का एग्जाम्पल है। किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं और इसके बाद उन सब का सम करते हैं। नाउ दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन कहता है कि 2 पार्टिकल्स A and B having charges Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D. Where should a third particle C must be clamped on the table so that A and B remain in equilibrium, and what should be the charge on C? ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं। इसको पहले यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये दो हमारे पास चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारा Q हो गया और दूसरा चार्ज हमने यहाँ रखा हुआ है। ये चार्ज कितना है 2Q के बराबर। ये चार्ज हमारा Q है और ये दूसरा चार्ज कितना है 2Q के बराबर। इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है
डी के बराबर है। अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें एक तीसरा चार्ज इस तरह से क्लैंप करना है कि इन दोनों पर जो नेट फोर्स हो वो जीरो हो। ठीक है, यहाँ इन्होंने कहा कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ये हमारा चार्ज ए है, ये हमारा चार्ज बी है, और क्वेश्चन कहता है कि हम तीसरे चार्ज को इस तरह से क्लैंप करेंगे कि ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये होगा कि ए और बी पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होना चाहिए, देन दे आर सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीसरे चार्ज को इसमें प्लेस करने के पहले हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स जीरो। ये देखो, यहाँ अगर ये ए है, ये बी है, तो बी पर ए एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जो फोर्स इस पर एक्सर्ट करेगा वो फोर्स किसके बराबर होगा, दिस फोर्स इज एफ बी ए के बराबर, और ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, इसी तरह से बी भी इसको रिपेल करेगा, और बी अगर इसको रिपेल करेगा तो इस पर जो फोर्स काम करेगा वो कितना होगा, एफ ए बी के बराबर। ठीक है, राइट। अगर हमने तीसरा चार्ज प्लेस नहीं किया है तो इस पर बी पर फोर्स ए एक्सर्ट करेगा जो एफ बी ए होगा, और रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में, और ए पर बी फोर्स एक्सर्ट करेगा जो रिपल्सन का होगा और इस डायरेक्शन में होगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ए अगर इक्विलिब्रियम में हो, इस पर नेट फोर्स अगर जीरो हो, तो हमें इस पर इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट एक फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा जो एफ ए बी के इक्वल और अपोजिट होगा। मतलब इस पर हमें एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करना होगा, और ये फोर्स हम तीसरा चार्ज रख के उसमें अगर एक्सर्ट करेंगे तो इसका मतलब कि इस पर एक फोर्स काम करेगा, कौन सा, एफ ए सी। मान लो अगर हमने कहीं तीसरा चार्ज अगर रखा जिसका पर्पस ये होगा कि इस पर नेट फोर्स अगर जीरो हो, तो पहले से इस पर फोर्स एफ ए बी काम करता है, हम तीसरा चार्ज इस तरह से रखेंगे कि सी की वजह से इस पर जो फोर्स काम करे वो बी की वजह से जो फोर्स काम करता है उसका इक्वल और अपोजिट हो। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि इस पर नेट फोर्स अगर जीरो हो, तो ए पर इसने ए ने इस पर जितना फोर्स एक्सर्ट किया है हमें उसका इक्वल बट अपोजिट फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करना पड़ेगा, और तब ये कितना होगा, दिस इज एफ बी सी होगा, और इन दोनों को इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्यू चार्ज पर पहले से ये 2q चार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है एफ ए बी, इसी तरह से बी पर ए फोर्स एक्सर्ट करता है एफ बी ए। अगर हम तीसरा चार्ज इसमें कहीं रखेंगे और हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम में हो, तो उस तीसरे चार्ज की मदद से इस पर हमें एक टुवर्ड्स राइट फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा जो एफ ए बी के इक्वल और अपोजिट हो। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि बी पर नेट फोर्स जीरो हो, तो सी की मदद से इस पर हमें टुवर्ड्स लेफ्ट एक फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा जो एफ बी ए के इक्वल और अपोजिट होगा। ऑब्वियस है कि ये दोनों चार्जेज अगर पॉजिटिव हैं और इन पर अगर हम टुवर्ड्स लेफ्ट और इस पर टुवर्ड्स राइट अगर फोर्स एक्सर्ट करना चाहते हैं, तो बीच में जो हमें चार्ज रखना पड़ेगा वो चार्ज किस तरह का होगा, नेगेटिव होगा। मान लेते हैं ये चार्ज कितना है, -q। इस चार्ज की दूरी ये q से मान लेते हैं अगर x के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इससे इसकी जो दूरी होगी वो d माइनस x के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए, इस पर दो फोर्सेस काम करते हैं। कौन कौन से फोर्स काम करेंगे, ए पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा बी, और ए पर दूसरा फोर्स हमने जो यहाँ प्लेस किया है वो एक्सर्ट करेगा एफ ए सी, और इन दोनों फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए सी के बराबर। और इसका इंतजाम हम पहले ही कर चुके हैं कि इसने अगर इसको रिपेल किया है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों फोर्सेस को इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। इसका इंतजाम हम पहले जैसा मैंने बताया हम कर चुके हैं, और इस तरह से हमने किया है कि अगर ए को बी अगर रिपेल करता है तो सी बीच में जो रखा है वो इसको अट्रैक्ट करे, और इसका जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा उसके रिपल्सन के फोर्स के इक्वल और अपोजिट हो। अब अपोजिट तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, अपोजिट करने के लिए ही इसके इक्वल और अपोजिट करने के लिए ही हमने इस चार्ज को नेगेटिव माना। अब हमें इक्वल करना होगा, इसका मतलब कि ए पर बी की वजह से जितना फोर्स काम करता है ए पर सी की वजह से भी उतना ही फोर्स काम करे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि बी अगर इक्विलिब्रियम में हो, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बी, इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बी पर एक फोर्स किसने एक्सर्ट किया है, ए ने एक्सर्ट किया है, प्लस बी पर दूसरा फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, सी एक्सर्ट करेगा। इन दोनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए।
इसका मतलब ये होगा कि एफ बी ए जो फोर्स काम करता है बी पर ए की वजह से जो फोर्स काम करता है वो बी पर सी की वजह से जो फोर्स काम करेगा उसके इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। अब देखो हमने इस चार्ज को नेगेटिव रखा है, इसलिए नेगेटिव रखा है कि इसका रिपल्सिव फोर्स अगर टुवर्ड्स राइट है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करे जो लेफ्ट हो, तो अपोजिट का इंतजाम तो हमने पहले ही कर लिया है, इसी पर्पस के लिए हमने इस चार्ज को नेगेटिव लिया था। अब हम इक्वल करना चाहेंगे, इसका मतलब ये होगा कि अगर अपोजिट पहले कर चुके हैं तो एफ बी ए को किसके बराबर होना चाहिए, एफ बी सी के बराबर। मैं एक बार इसको रिकैप कर देता हूं और तब इसके बाद इसमें वैल्यूज डालते हैं। इस पर ये रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, अगर हम चाहते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 हो तो इस पर इस डायरेक्शन में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करना चाहिए, और जो अट्रैक्टिव फोर्स सी की वजह से इस पर काम करेगा वो बी की वजह से इस पर जो फोर्स काम करता है उसके इक्वल और अपोजिट होगा, इसके लिए इसको नेगेटिव होना चाहिए। सिमिलरली अगर इस पर ये रिपल्सिव फोर्स इधर एक्सर्ट करता है, हम चाहते हैं कि इस पर नेट फोर्स अगर 0 हो तो इस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करना चाहिए जो एफ बी ए के इक्वल और अपोजिट होगा। दो फोर्सेज काम करेंगे जो इक्वल और अपोजिट होंगे, एक ए की वजह से एक सी की वजह से, और इस पर दो फोर्सेज काम करेंगे जो इक्वल और अपोजिट होंगे, एक बी की वजह से और एक सी की वजह से। अगर हम चाहते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 हो, अगर हम चाहते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 हो तो चार्ज सी को हमें बीच में कहीं रखना पड़ेगा और इस चार्ज का साइन नेगेटिव होना चाहिए, इसको नेगेटिव होना चाहिए ताकि अगर इसको इसने रिपेल किया है तो ये अट्रैक्ट करे ताकि फोर्सेज अपोजिट हों और इक्वल भी हों। इसी तरह से इस यहाँ नेगेटिव हमने रखा है, एक ने रिपेल किया दूसरा अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्सेज अपोजिट होंगे और अगर इक्वल हो गए तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, सो अल्टीमेटली अपोजिट का इंतजाम कर चुके हैं तो ये हमारे पास बचता है। दोनों के मैग्नीट्यूड्स को हमें क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड्स को अगर इक्वेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट हमें ये बताएगा कि इसको कहाँ रखना है और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। नाउ हमने अभी इस पर लिखा था, इसके लिए हमने लिखा था एफ ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ए सी के बराबर। एफ ए बी की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया Q इंटू कितना हो गया 2Q डिवाइडेड बाई क्या होगा डी स्क्वायर, और एफ ए सी जो होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। कॉमन फैक्टर्स अगर कैंसिल कर देते हैं तो ये मिलेगा 2Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक रिलेशन मिला। ठीक है, ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई होगा तो इस रिलेशन के सेटिस्फाई होने का मतलब कि एफ ए बी और एफ ए सी दोनों इक्वल होंगे। ये ऑलरेडी अपोजिट हैं तो इसका मतलब इस पर दो फोर्सेस काम करेंगे जो इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे और नेट फोर्सेस पर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह से दूसरे की बात करते हैं। अगर दूसरे की बात करेंगे तो इसके लिए हमने कहा था कि इस पर एफ बी ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एफ बी सी के बराबर। एफ बी ए की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया Q इंटू कितना हो गया 2Q डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और ये बचेगा 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, दैट इज Q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो रिलेशंस मिलते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो बी पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ये दो रिलेशंस हैं, इन्हीं दो रिलेशंस को आपस में सॉल्व करके और हम कैपिटल Q की वैल्यू भी निकालेंगे और इसके बाद जो उसका डिस्टेंस होगा स्मॉल q से मतलब x की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को याद रखना, आगे मैं इनको कंबाइन करता हूं। ऐसा करते हैं कि इन दोनों को इक्वेशंस को कंबाइन करने के लिए इन दोनों रिलेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। अगर इन दोनों रिलेशंस को डिवाइड करते हैं तो इन दोनों रिलेशंस को इसको अगर इससे डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा 2
2q/d² और q/d² है 2 बचेगा, दैट इज इक्वल टू ये कितना बचेगा, यहाँ q और q कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ये हो जाएगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमने इसको इससे डिवाइड किया है, अगर इसको इससे डिवाइड किया तो 2q से q डिवाइड हुआ तो q चला गया, d² चला गया, यहाँ 2 बच गया, और यहाँ इसको डिवाइड किया तो चूंकि इससे डिवाइड किया है इसलिए ये ऊपर आ गया, ये हमारे पास रिलेशन बचा। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो q और 2q a और b दोनों पर नेट फोर्सेस 0 होंगे और वो इक्विलिब्रियम में होंगे। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है रूट लेते हैं, d माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू √2 के बराबर, दैट गिव्स अस d माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, √2x के बराबर, और d इज इक्वल टू x इंटू कितना होगा, √2 प्लस 1 के बराबर, या यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो x इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई कितना, √2 प्लस 1। अगर हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो रेशनलाइज करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज √2 माइनस 1 इंटू d के बराबर होगा, एंड दिस इज द डिस्टेंस एट विच द थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट द नेट फोर्स ऑन A एंड B इज 0। ठीक है, सिंपल सा है। हमने दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो ये चीज आ गई, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के मामले में ये ध्यान रखना इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाते, जनरली इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो d माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू √2 एंड दैट गिव्स अस x इज इक्वल टू d बाई √2 माइनस 1। रेशनलाइज करने पर ये आ गया, मतलब चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस √2 माइनस 1 इंटू d, चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ √2 माइनस 1 इंटू d फ्रॉम x। ठीक है, अब x की ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में अगर डाल देंगे तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी, और q की वैल्यू मिलने के मामले में ये बात जरूर ध्यान रखना कि हमने उसका साइन पहले ही निगेटिव ले रखा है, क्योंकि हम अपनी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि उन पर जो फोर्सेज हों वो 0 हों, इक्विलिब्रियम में हों, इसलिए पहले ही हमने डिसाइड कर रखा है कि उसका चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। नाउ पहला जो हमारे पास इक्वेशन था वो हमारे पास इक्वेशन था 2q डिवाइडेड बाई d² इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई x² था, ये हमारे पास रिलेशन था। अब यहाँ x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, अगर इन दोनों पर नेट फोर्सेज 0 हैं तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था √2 माइनस 1 इंटू d के बराबर। इसको यहाँ डाल देते हैं, ये बचेगा 2q डिवाइडेड बाई d² इज इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू d² के बराबर। d² से d² चला गया एंड दैट गिव्स अस q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2q इंटू √2 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 2q इंटू इसका स्क्वायर करने पर मिलेगा 2 का 2 प्लस 1 माइनस कितना 2√2 के बराबर। अब ये 2 अंदर अगर ले जाते हैं तो ये बचेगा q इंटू 2 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस कितना 4√2 हो गया। ये हमारा आंसर होगा, और हम पहले ही ये डिसाइड कर चुके हैं कि ये चार्ज नेगेटिव है, इसलिए जो फाइनल आंसर हमारा इसमें आएगा, क्योंकि पहले उसका साइन हम डिसाइड कर चुके थे, इसलिए कैपिटल Q की वैल्यू आएगी -q इंटू 6 माइनस 4√2 के बराबर। ठीक है, एंड दीज आर द आंसर्स जो हमने पहले ही देखा था कि यही आंसर्स हैं। ये तरीका उसका है, इस तरह से इसको एनालाइज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि 2 particles A and B each having a charge capital Q are placed a distance d apart. Where should the third particle of charge small q be placed on the perpendicular bisector so that it experiences maximum force? ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक चार्ज ये हो गया और इससे d दूरी पर रखा ये दूसरा चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड q के बराबर, इसका मैग्नीट्यूड q के बराबर, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। दोनों के बीच में क्वेश्चन के हिसाब से डिस्टेंस कितना है d के बराबर। ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये वो लाइन है जो इस AB लाइन के परपेंडिकुलर भी है और इसको 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये डिस्टेंस भी d/2 के बराबर, ये डिस्टेंस भी d/2 के बराबर। मान लेते हैं यहाँ हमने तीसरा चार्ज रखा एंड लेट मी से कि ये जो तीसरा चार्ज है वो स्मॉल q के बराबर है। इसकी दूरी यहाँ से इसके मिड पॉइंट से AB के मिड पॉइंट से r है।
ठीक है। तो हमारा तरीका क्या होगा, सुपरपोजिशन के हिसाब से इस चार्ज पर ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, इस पर जो नेट फोर्स काम करेगा वो इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो इसका इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे, इसका इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे, दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो इस पर नेट फोर्स मिलेगा, और उस नेट फोर्स में वो कंडीशन अप्लाई निकालने की कोशिश करेंगे जिस कंडीशन में ये फोर्स जो क्यू पर काम करता है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, राइट। सबसे पहला काम हम करते हैं कि क्यू इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है ये कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं क्यू ने इस पर जो फोर्स एक्सर्ट किया वो फोर्स कितना है, एफ ए के बराबर। इसी तरह से इस कैपिटल क्यू ने भी इस पर जो फोर्स एक्सर्ट किया वो कितना है, ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में होगा, और इस फोर्स को मान लेते हैं ये फोर्स कितना है, एफ बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये जो फोर्स होगा एफ ए, दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस स्मॉल क्यू बाय द चार्ज एट ए, and this Fb is the force exerted on this small q by the charge at B। ठीक है, ये दो इंडिविजुअल फोर्सेज हैं, ए का इंडिविजुअल फोर्स, बी का इंडिविजुअल फोर्स, और इन दोनों का वेक्टर सम विल गिव अस द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q। ठीक है, यहाँ से इन फोर्सेज को कैलकुलेट करने के पहले ये डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर प्लस कितना, डी स्क्वायर बाई 4 के बराबर। ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस भी कितना होगा, ये डिस्टेंस भी होगा आर स्क्वायर प्लस कितना, डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जो नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू होगा वो किसके बराबर, नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज एफ के बराबर, एंड दिस एफ इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन क्यू स्मॉल क्यू बाई ए प्लस फोर्स एक्सर्टेड ऑन स्मॉल क्यू बाई बी के बराबर। इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। अब इन दोनों का वेक्टर सम निकालने के लिए, मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू निकालने के लिए हम एक तरीका अप्लाई करते हैं। ऐसा करते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसको हम अपना बाई एक्सिस मान लेते हैं, और इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाला जो लाइन ए बी है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको अपना एक्स एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ इन दोनों का वेक्टर सम निकालने का एक तरीका जो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, जिसमें हम सिमेट्री का बेनिफिट ले पाएंगे, वो ये होगा कि f का जो x कंपोनेंट होगा वो a के x कंपोनेंट प्लस b के x कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। इसी तरह से जो रिजल्टेंट फोर्स इस पर काम करेगा उसका y कंपोनेंट इज इक्वल टू a के फोर्स का y कंपोनेंट प्लस इस पर जो b का फोर्स काम करता है उसका y कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि ये कंपोनेंट्स निकालने के लिए इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कंपोनेंट्स में तोड़ करके और इसके बाद इनका वेक्टर सम करने के लिए इनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका जो ये कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा एफ ए साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इसका जो इधर का ये कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट कितना होगा, एफ बी साइन थीटा के बराबर होगा। इसका इधर का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा के बराबर होगा, और इसका जो इधर का कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट हो जाएगा एफ ए कॉस थीटा, एफ ए कॉस थीटा। राइट, यहाँ एक चीज और नोटिस करते हैं, हम ये नोटिस करते हैं कि इन दोनों चार्जेस का पेयर भी सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों चार्जेस के बीच का पेयर और इन दोनों चार्जेस के बीच का पेयर सेम है, और इन दोनों के कंडीशंस में जो डिस्टेंसेस बिटवीन चार्जेस हैं वो भी सेम है। तो इसका मतलब कि जितना फोर्स इस पर जितना फोर्स ए एक्सर्ट करेगा इस पर उतना ही फोर्स बी भी एक्सर्ट करेगा। मतलब एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऑल्दो उनके डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे बट उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए कि चार्जेस का पेयर भी सेम है और उनके बीच का डिस्टेंसेस भी सेम है। इसका मतलब कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है। अब एक काम करते हैं, एफ एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एफ ए का एक्स कंपोनेंट प्लस एफ बी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, अब एफ ए का एक्स कंपोनेंट कितना है, एफ ए साइन थीटा, लेकिन ये टुवर्ड्स राइट है। एफ बी का एक्स कंपोनेंट कितना है, एफ बी साइन थीटा, लेकिन ये टुवर्ड्स लेफ्ट है।
एफ ए एफ बी बराबर है, थीटा दोनों केसेस में सेम है। इसका मतलब ये होगा कि एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए साइन थीटा, एफ ए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ बी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा, एफ बी माइनस रादर माइनस कितना, एफ बी साइन थीटा। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं, मतलब एफ ए साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ बी साइन थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी वैल्यू अगर इसमें डालते हैं तो वी विल गेट एफ एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उनको रिजॉल्व करते हैं, एफ ए का एक्स कंपोनेंट एफ ए साइन थीटा होगा, एफ बी का एक्स कंपोनेंट एफ बी साइन थीटा होगा। ये राइट है, ये लेफ्ट है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, दोनों का थीटा सेम है, तो इनके जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होंगे एफ ए साइन थीटा और एफ बी साइन थीटा वो इक्वल और अपोजिट होंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ एफ ए एक्स की जगह पर एफ ए साइन थीटा रखेंगे, एफ बी एक्स की जगह पर माइनस एफ बी साइन थीटा रखेंगे। एफ ए और एफ बी अगर बराबर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड दैट कम्स आउट टू बी 0। अगर ये 0 हो गया इसका मतलब ये होगा कि जो नेट फोर्स इस पर काम करेगा दैट इज नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज एफ के बराबर एंड दिस एफ इज इक्वल टू एफ वाई के बराबर एंड दिस इज इक्वल टू एफ ए वाई प्लस कितना होगा, एफ बी वाई के बराबर। एक्स कंपोनेंट्स इनके आपस में कैंसिल कर लेते हैं तो जो वाई कंपोनेंट्स होंगे वो ऐड होंगे और वो नेट फोर्स देंगे। ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू लिख सकते हैं एफ ए कॉस थीटा प्लस कितना होगा, एफ बी कॉस थीटा के बराबर, और इन दोनों की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू और बाकी चीजें डालने पर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, और यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू आएगी r डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर बाय 4 के बराबर। और इस तरह से जो नेट फोर्स आया, अब हमने क्या किया, हमने इनको अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ के जोड़ा तो एक्स कंपोनेंट्स आपस में ही कैंसिल हो गए। एफ ए का एक्स कंपोनेंट और एफ बी का एक्स कंपोनेंट दे आर इक्वल एंड अपोजिट, अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कंपोनेंट कम्स आउट टू बी 0। उस कंडीशन में जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के वाई कंपोनेंट्स के सम के बराबर होगा, इन दोनों के वाई कंपोनेंट के सम के बराबर होगा, दैट इज एफ ए कॉस थीटा प्लस एफ बी कॉस थीटा, और इन दोनों की वैल्यूज यहाँ से लेकर इसमें डाल दी वैल्यू, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू इसमें डाल दी, ये आता है दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्मॉल क्यू। ठीक है, राइट। अगर ये स्मॉल क्यू पर इतना अगर फोर्स काम करता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3/2 के बराबर। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट, कहाँ, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज एट अ डिस्टेंस r from midpoint of these two charges, and this charge small q is on the perpendicular bisector of the line AB, and that is at a distance r from the midpoint of the line AB। ठीक है, राइट। हमने कहा x कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, y कंपोनेंट टोटल फोर्स देगा 2, और इसके बाद एफ ए और एफ बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, cos थीटा बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज स्मॉल q प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम मिड पॉइंट। ठीक है, राइट। अगर ये नेट फोर्स उनके बीच में अगर काम करता है तो इस नेट फोर्स का अब हम वो कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं जिस कंडीशन में इस पर ये काम करने वाला नेट फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, अगर हम चाहते हैं कि एफ की वैल्यू मैक्सिमम हो, ठीक है, तो हम इस नेट फोर्स को मैक्सिमम अगर करना चाहते हैं तो इसका हमारे पास एक कंडीशन है, जो कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स मैक्सिमम हो गया। दिस इज द नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू एट अ पॉइंट ऑन, कहाँ इसको रखा है, एट अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट अ पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये नेट फोर्स हो गया।
अगर हम चाहते हैं कि ये नेट फोर्स अगर मैक्सिमम हो, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम वेरी करके इस फोर्स को मैक्सिमम रखने की कोशिश करेंगे? d/2 कांस्टेंट है, d/2 कांस्टेंट है, मतलब इस एक्सप्रेशन में एक ही ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में है और जिसको वेरी करके हम फोर्स को मैक्सिमम या मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, जो भी, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फोर्स मैक्सिमम हो तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको वेरी करके हम फोर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं? वो क्वांटिटी है स्मॉल आर। मतलब स्मॉल आर हम वेरी करेंगे और ऐसी जगह चुनेंगे, ऐसा आर की वैल्यू चुनेंगे ताकि इस पर जो नेट फोर्स काम करता है वो मैक्सिमम हो। इस कंडीशन के लिए अगर हम एफ मैक्सिमम चाहते हैं, मतलब dF/dr को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब dF/dr अगर 0 होता है तो इसमें से कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे। क्या बाहर आ जाएगा? कैपिटल Q स्मॉल q बाहर आ जाएगा। इसके बाद कितना बाहर आ जाएगा? 2πε0 बाहर आ गया। और d/dr किसका करना होगा? बताओ। d/dr करना होगा r डिवाइडेड बाई r² प्लस d²/4 की पावर कितना? 3/2 के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करना होगा, ये सब 0 हो जाएगा। मतलब हमने ये कहा कि अगर हम चाहते हैं कि f की वैल्यू मैक्सिमम हो तो r के रिस्पेक्ट में f का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, ये डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। बाकी टर्म्स कांस्टेंट है, बाहर आ गए तो इसका मतलब ये 0 होना चाहिए। दैट इज, इससे मिलता है d/dr ऑफ इसका r डिवाइडेड बाई r² प्लस d²/4 होल की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं और 0 सेट करते हैं। अगर इसको कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास मिलेगा r² प्लस d²/4 होल की पावर कितना? 3/2 इंटू इस r का 1 माइनस ये हो जाएगा, r की जगह पर यही आ जाएगा। और जब ब्रैकेट वाले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा r² प्लस d²/4 की पावर 1/2 इंटू 2r हो गया। ठीक है, और इसके बाद इस पूरे का स्क्वायर, मतलब ये आएगा r² प्लस d²/4 की क्यूब हो जाएगा एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन फैक्टर्स को अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचेगा r² प्लस d²/4 r² प्लस d²/4 माइनस 3r² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से मिलेगा 2r² इज इक्वल टू d²/4 होगा एंड दैट गिव्स अस कितना? r² इज इक्वल टू d²/8 हो गया। ये एक्सप्रेशन आया। और जब इसका रूट हम लेंगे तो वी विल हैव r इज इक्वल टू d/ कितना? 2√2 के बराबर। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर r की वैल्यू d/2√2 के अगर बराबर होगी तो ये टर्म dF/dr 0 होगा, और अगर dF/dr 0 होगा तो f की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, राइट। इसको सम अप करते हैं, इसको सम अप करते हैं, और सम अप करने के लिए हम एक दो चीजें इसमें और इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, दैट विल मेक द डिस्कशन कंप्लीट। हमने ये कहा कि अगर r की वैल्यू d/2√2 के अगर बराबर होगी तो इस कंडीशन में इस पर जो फोर्स स्मॉल q पर काम करता है वो कितना होगा? मैक्सिमम। एक और चीज नोटिस करते हैं, इस पर जो नेट फोर्स काम करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। x कंपोनेंट्स इसके कैंसिल आउट हो गए, बचा है कौन सा कंपोनेंट? सिर्फ इस डायरेक्शन में ये फोर्स काम करेगा, ये इस पर रिजल्टेंट फोर्स होगा। एंड दिस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब r इज इक्वल टू d/2√2 के बराबर होगा, और इस f की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये r इज इक्वल टू d/2√2 की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हमें f की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, और दूसरे क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करता हूँ लेकिन अगले वीडियो